जय हिंद दोस्तों। YouTube के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म ईडू जी के जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान की श्रृंखला का आगाज हो चुका है, जिसमें सबसे पहले जीव विज्ञान को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, चूँकि आप लोगों को पता है कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में जैसे रेलवे से लेकर बीपीएससी एवं अन्य सभी परीक्षाओं में विज्ञान का प्रश्न बहुत अधिक संख्या में पूछे जाते हैं और उसमें से भी जीव विज्ञान का प्रश्न सर्वाधिक मात्रा में रहता है। इसलिए मेरे साथ बने रहें। दोस्तों, बता दूं कि अभी जो लुसेंट पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला चल रहा है वह एक रिवीजन मोड में बनाया जा रहा है, ताकि कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन करके सफलता प्राप्त कर सकें। आगे समय बीतने के साथ कॉन्सेप्चुअल एवं बेसिक लेवल से भी क्लास चलाने की योजना है, तो फिलहाल मेरे साथ बने रहें। अगर आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। तो चलिए, आज का टॉपिक होगा जैव विकास। ये टॉपिक नंबर 3 जिसमें जैव विकास दिया गया है, तो हम लोग जैव विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैव विकास प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तन द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास ऑर्गेनिज्म एवोल्यूशन कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यिकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, वैलेस, डी ब्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। अगर जैव विकास को सरल शब्दों में समझें तो इस प्रकार समझ सकते हैं कि जितने भी जीव हैं इस धरती पे, उसमें जो विकास हुआ है, जो क्रमिक विकास हुआ है, जो उसके शरीर में परिवर्तन हुआ है समय के साथ, उसे ही जैव विकास कहा गया है। जैसे शुरुआत में मनुष्य के भी पूंछ हुआ करता था, लेकिन बाद में उसके काल और परिस्थिति, उसका उपयोग घटते गया, जिससे इंसान जैव विकास किया और उसकी जो अवशेषी अंग था जिसका उपयोग नहीं रह गया था, उस अंग का लोप होना शुरू हुआ। और अभी भी जो हमारे शरीर का अवशेषी अंग है जिसका उपयोग नहीं है, वो धीरे धीरे उसका क्षय हो रहा है, अर्थात जैव विकास जारी है। इन्हीं जैव विकास के बारे में बहुत सारे विद्वान ने अपना अपना मत रखे हैं, जैसे लेमार्क, डार्विन, वैलेस, डी ब्रीज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पना सिद्ध करने के लिए कुछ तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये जैव विकास कैसे हुआ है, तो कैसे इसका प्रमाण प्रस्तुत किया गया है। तो पहला है कि वर्गीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता वस्तुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भौमिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यिकी एवं जीव रासायनिक से प्रमाण, आनुवांशिकी से प्रमाण, पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मिकों से प्रमाण। अर्थात इसका कहना है कि जैव विकास हुआ है, इसका प्रमाण आखिर उसका कुछ न कुछ प्रमाण का आधार होगा। तो यही 10-12 आधार बताया गया है। इस आधार पे वैज्ञानिकों ने निर्णय लिया है कि जैव विकास हुआ है। जैसे कि
अवशेषी अंगों से प्रमाण, मतलब जो अवशेषी अंग था अब लोप हो रहा है, इसका मतलब है कि विकास हो रहा है। पूर्वजता से प्रमाण, मतलब पहले जो जैसा था लेकिन अब समय, परिस्थिति, जलवायु और उसका उपयोग अनुपयोग के हिसाब से बदलता जा रहा है, तो इसका मतलब है कि जैव विकास जारी है। भौगोलिक वितरण के से प्रमाण मिल रहा है, जैसे कि हर एक जगह की जो जलवायु है, तो जलवायु के हिसाब से भी जीवों में विकास की प्रक्रिया अलग अलग है, तो उससे भी प्रमाण मिला है। रासायनिकी से प्रमाण, मतलब कि केमिकली कुछ परिवर्तन हो रहे हैं जीवों में, कार्यकी तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिक से प्रमाण। आनुवांशिकी से प्रमाण मिली है, जैसे कि जैव विकास हुआ है वो जेनेटिक्स से भी पता लगाया जा सकता है। पशुपालन से प्रमाण मिलता है, पशुपालन। उसके बाद रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान से एवं जीवाश्मकों से प्रमाण, जैसे जो भी जीवाश्म धरती के अंदर दबे हैं, तो वो उस समय के जो शारीरिक संरचना रही है, आज की जो शारीरिक संरचना रही है, तो दोनों में मिलाने पे जैव विकास हुआ है, इसका प्रमाण मिलता है। आगे है समजात अंग। समजात अंग ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, परंतु उनकी जो मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान दिखाई पड़ते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य के हाथ की जो है कि इन सभी की मौलिक रचना जो है एक जैसी है, परंतु इन सभी में ह्यूमेरस, रेडियो अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रूणकीय विकास भी एक सा ही होता है, परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग है। मूल रचना एक है लेकिन इनका कार्य अलग अलग है। जैसे सील का फ्लीपर जो है कि तैरने में काम आता है, चमगादड़ का जो पंख है उड़ने में काम आता है, और घोड़े की टांग दौड़ने में काम आता है, और मनुष्य का हाथ जो है कि वस्तु को पकड़ने के लिए अनुकूल है। मतलब समजात अंग समजोड़ जात से समजात बने हैं। सम मतलब कि एक समान के जो अंग हैं, तो समजात अंग वो अंग होते हैं जिसकी मूल रचना एक होते हैं, परंतु इनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे जो सील का फ्लीपर, सील एक समुद्री जीव है जो समुद्र में तैर रहता है, और वो उसका जो फ्लीपर है वो तैरने में काम आता है। तो सील का फ्लीपर, चमगादड़ का जो है पंख, घोड़े की अगली टांग, ये सब जो है कि, और मनुष्य का हाथ, ये सभी समजात अंग हैं। इसकी जो मूल रचना है, जो मूल रचना में जो हड्डियों, जिस हड्डी से इसका निर्माण हुआ है, इसमें हीमरस, रेडियो अल्ना, कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स, इन सभी के द्वारा इन सभी की हड्डियों का निर्माण हुआ है, लेकिन इनके कार्य जो है वो अलग अलग हैं। जैसे सील का फ्लीपर का कार्य तैरने में काम आता है, चमगादड़ का जो है कि पंख जो है कि उड़ने में काम आता है, घोड़े की अगली टांग दौड़ने में काम आता है, और मनुष्य का हाथ जो है वस्तु को पकड़ने में काम आता है। तो इनकी समजात अंग वे अंग होते हैं जिसकी मूल रचना समान होते हैं, परंतु जो है उनका कार्य अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से अब समजात अंग पढ़ लिए, तब समरूप अंग पढ़ेंगे। आगे है समरूप अंग। ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं, परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान दिखाई पड़ते हैं, परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। जैसे तितलियों के पंख की रचना शारीरिक भित्ति के भंज द्वारा हुआ है, पक्षियों के पंख की रचना इनकी
अग्रपादों पर पड़ों द्वारा हुआ है। चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की 4 लंबी अंगुलियों के तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। मतलब समरूप अंग वे अंग हैं जो कि समान कार्य के लिए उपयोग हो रहे हैं, लेकिन उनकी मूल रचना जो है वो अलग अलग हैं, समरूप अंग कहलाएंगे। जैसे तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का काम करते हैं और देखने में तो एक समान लगते हैं, परंतु इनके सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से हुई है। जैसे तितलियों के पंख की रचना शरीर के भित्ति के भंज द्वारा हुआ है। पक्षियों के पंख की रचना इनके जो अगले टांग है उस पर पड़ों यानी पंख के जमने के कारण हुआ है, पंख के उगने के कारण हुआ है। चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। तो ये सभी समरूप अंग कहलाएंगे। आगे है अवशेषी अंग। अवशेषी अंग ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव के से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इसका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कर्णपल्लव, त्वचा के बाल, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स आदि अवशेषी अंग हैं। इस प्रकार मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। तो अवशेषी अंग वे अंग हैं जो अंग हमारे पूर्वजों में थे और उससे कार्य लिया जाता था, उससे उसका कुछ न कुछ उपयोग था, परंतु आज के दौर में उसका उपयोग, आज के समय में उसका उपयोग खत्म हो गया है, इसलिए उसका क्रमिक लोप होना शुरू हो गया है और इसे अवशेषी अंग कहा जाता है। मतलब कि ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। जैसे कर्णपल्लव, त्वचा के जो बाल हैं, इन सभी वर्मीफॉर्म जो हमारे पेट के साइड में अपेंडिक्स होते हैं, ये सभी जो है अवशेषी अंग है। इनका कोई उपयोग नहीं है वर्तमान समय में। हाँ, इसका उपयोग हमारे पूर्वजों जो आदि मानव थे उस समय हुआ करता होगा, लेकिन आज के दौर में इसका उपयोग नहीं है, इसलिए अवशेषी अंग कहलाएंगे। इस प्रकार मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। मतलब कि जो सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव इस धरती पे हुआ है वो साइनोबैक्टीरिया थे। इस धरती पे अगर कोई प्रकाश संश्लेषी जीव सबसे पहले हुआ है तो वो साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जो पक्षी आज हम लोग देखते हैं इसका विकास सरीसृपों से हुआ है। सरीसृप मतलब कि जो रेंगने वाला जीव है उससे हुआ है पक्षियों का विकास। और जल स्थल चर जीवों का विकास जो है मत्स्य वर्ग में हुआ है। जल स्थल चर जीव जैसे मेढक हो गया, जैसे कछुआ हो गया, इन जैसे ये मगरमच्छ हो गया, इन सभी जीवों का जो है कि विकास जो है मत्स्य वर्ग से हुआ है। यानी सरीसृप वर्ग से पक्षियों का विकास हुआ है और मत्स्य वर्ग से जो है कि जल स्थलचर जीवों का विकास हुआ है। फिर है स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास जो है सरीसृपों से हुआ है। यानी जो इंसान है या फिर और भी स्तनी वर्ग के जंतु हैं उनका विकास सरीसृपों से हुआ है, यानी मतलब रेंगने वाले जीवों से स्तनी वर्ग के जीवों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। अगला है टॉपिक जीवाश्म। तो पढ़ेंगे जीवाश्म क्या होता है। जीवाश्म अनेक ऐसे प्राचीन कालीन जीवों या पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे
परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, उन्हें जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। मतलब कि जो प्राचीन काल में जो जीव हुए थे, जो पादप थे के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे, कभी हुआ करते थे करोड़ों लाखों वर्ष पहले, परंतु बाद में जो है वो समाप्त हो गए अर्थात विलुप्त हो गए, और वो जो है कि भूपटल की जो चट्टान है, जो धरती है, उसके अंदर दब गए, परिरक्षित हो गए, और अभी उत्खनन के दौरान जो मिलते हैं वही जीवाश्म कहलाते हैं एवं इनके अध्ययन और इन जीवाश्मों के अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। आगे है जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें लैमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। यानी जैव विकास हुआ है, इन सिद्धांत का प्रतिपादन अनेक विद्वानों अपने अपने तरीके से किया है, जिसमें लैमार्क ने अपने लैमार्कवाद, डार्विन ने किया है एवं उत्परिवर्तनवाद, और भी अन्य प्रमुख जो है सिद्धांत दिए हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे लैमार्कवाद। तो लैमार्कवाद पढ़ेंगे। तो लैमार्कवाद में लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक इनका पुस्तक है, लैमार्क का पुस्तक है। लैमार्क की पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ लैमार्कवाद का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तन का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक हुआ है एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती हैं। उदाहरण के लिए जिराफ के गर्दन का लंबा होना। नोट: उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जैव विकास के सिद्धांत है, उसमें सबसे पहले लैमार्क ने अपना सिद्धांत लैमार्कवाद दिया। लैमार्कवाद के अनुसार जो है जीवों का विकास उपयोग, जिस अंग का उपयोग जो जीव है अधिक करते हैं उसका विकास अधिक होता है, और जिस अंग का उपयोग नहीं करते हैं, कम करते हैं, उसका विकास घटते जाता है और उसका लोप भी हो सकता है। और इस प्रकार जो है उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये एक नई होती है और एक अलग तरह के जीव का विकास होता है। मतलब कि जो पुराने जीव थे और जो नए जीव बनेंगे, उसमें कुछ न कुछ अंतर आएगा उपयोग और अनुपयोग के हिसाब से। जैसे जिराफ की गर्दन का लंबा होना, तो जिराफ की गर्दन का लंबा होना इसलिए हुआ, इससे पता चलता है कि जैव विकास हुआ है, क्योंकि जिराफ जो है वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों से पत्तियां खाकर अपने पेट भरते हैं, तो अपने गर्दन का उपयोग बराबर जो है ऊंचाई को छूने में करते हैं, ऊंचाई को पकड़ने में करते हैं, उसको पत्तियों को खाने में करते हैं। इसलिए जिराफ की गर्दन का लंबा अधिक लंबा हुआ है, और इसी आधार पर कहा गया है कि जैव विकास हुआ है। ये लैमार्कवाद का सिद्धांत है। और इसमें नोट में दिया गया उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। टोंटोलॉजी किसे कहते हैं? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाते हैं। अगला सिद्धांत है डार्विनवाद। डार्विन का कहना है, डार्विनवाद
डार्विन का कहना है कि जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष स्वजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो स्वजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये विभिन्नताएं इनके जनकों में वंशानुक्रम से मिलते हैं। कुछ विभिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती हैं और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाते हैं। तो डार्विन का कहना है कि जो जीव है उसमें वातावरणीय संघर्ष होती हैं। उसमें ये संघर्ष स्वजातीय भी हो सकते हैं, अंतर्जातीय भी हो सकते हैं, पर्यावरणीय संघर्ष भी हो सकते हैं। और इस प्रकार चार्ल्स डार्विन का कहना है कि इस धरती पर जितने भी जीव हैं उसमें संतान यानी बच्चा पैदा करने की भरपूर संभावना होती है। इस प्रकार धरती पर अत्यधिक आबादी बढ़ रहे हैं और आबादी बढ़ने के कारण आपस में जीवन भर संघर्ष करते हैं और ये संघर्ष पेट भरने के लिए हो सकते हैं, जीवित रहने के लिए हो सकते हैं। और ये जो संघर्ष हैं ये संघर्ष स्वजातीय हो सकते हैं, अंतर्जातीय हो सकते हैं और पर्यावरणीय भी हो सकते हैं। स्वजातीय मतलब कि इंसान में भी संघर्ष हो सकते हैं। मतलब कि अगर इस धरती पर अन्न ख़त्म हो जाए, अनाज पैदा होना कम हो जाए, तो पेट भरने के लिए अनाज के लिए ही संघर्ष इंसान में हो सकता है। तो जो चीज़ों का अभाव होगी उसके लिए अगर आबादी ज़्यादा है तो आपस में संघर्ष होगा। तो ये संघर्ष स्वजातीय यानी इंसान में भी हो सकते हैं, अंतर्जातीय इंसान जानवर में भी ये संघर्ष हो सकते हैं और पर्यावरणीय भी हो सकते हैं। मतलब ये पर्यावरण है, जैसे कि इस धरती का तापमान बढ़ रहा है तो इंसान या जो जीव इस धरती पे रह रहे हैं तो ये बढ़ते हुए तापमान के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उसमें फिट होने के लिए खुद को अनुकूल बना रहे हैं। तो इस प्रकार इंसान या फिर कोई भी जीव जो पर्यावरण अगर बदल रहे हैं तो उस पर्यावरण में फिट होने के लिए उस पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढालने में लगते हैं और इस ढालने के खुद को उस परिस्थिति में, उस संघर्ष में ढालने के क्रम में जो है कि जीवों की के स्वभाव में, उसके रहन सहन में, उनके अंगों के विकास में परिवर्तन होते हैं और जिससे नए जीव के विकास होने की संभावना बढ़ती है। आगे है नव डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है जिससे इस जाति से नई जाति बन जाते हैं। ये कारक विविधता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई नई जातियां बनती हैं, जिसमें जीन परिवर्तन के कारण विभिन्नताएं
बढ़ जाती हैं। तीसरा है उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद यह सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज उत्परिवर्तनवाद के सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। पहला है कि ह्यूगो डी ब्रिज के उत्परिवर्तनवाद का पहला सिद्धांत है कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती है, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। अगला है कि इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। पांचवा है कि जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। छठा उपर्युक्त उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो जाते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न होते हैं कि एक नई जाति का माना जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। मतलब जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। मतलब जीन के अंदर ही परिवर्तन होने लगता है, तो इस परिवर्तन को उत्परिवर्तन कहेंगे। तो हम लोग एक बार फिर से तेजी से रिवीजन करेंगे ताकि जो हम लोग चीज़ें पढ़े हैं उसको ध्यान में रखी जा सकती है। तो पहला है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं जैव विकास। प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यकी एवं रासायनिकी, भौगोलिक विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। लेमार्क, डार्विन, वैलेश, डी ब्रिज आदि ने जैव विकास के संबंध में अपनी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इन्हीं संबंधों को दर्शाने वाले निम्नलिखित प्रमाण प्रस्तुत किए हैं। वर्णीकरण से प्रमाण, तुलनात्मक शरीर रचना से प्रमाण, अवशेषी अंगों से प्रमाण, संयोजकता जंतुओं से प्रमाण, पूर्वजता से प्रमाण, तुलनात्मक भौगोलिकी से प्रमाण, भौगोलिक वितरण से प्रमाण, तुलनात्मक कार्यकी एवं जीव रासायनिक से प्रमाण, आनुवांशिकी से प्रमाण, और पशुपालन से प्रमाण, रक्षात्मक समरूपता से प्रमाण, जीवाश्म विज्ञान एवं जीवाश्मकों से प्रमाण। समजात अंग, अगला टॉपिक है समजात अंग। ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, समजात अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े की अगली टांग, बिल्ली का पंजा व मनुष्य का हाथ की मौलिक रचना एक जैसी होती है। इन सभी में ह्यूमरस, रेडियो अल्ना, कॉर्पस, मेटाकॉर्पस आदि अस्थियां होती हैं। इनका भ्रूणकीय विकास भी एक सा ही होता है परंतु इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। सील का फ्लीपर तैरने के लिए, चमगादड़ के पंख उड़ने के लिए, घोड़े की टांग दौड़ने के लिए तथा मनुष्य का हाथ जो है वस्तु को पकड़ने के अनुकूलित होते हैं। इसी प्रकार है आगे है कि समरूप अंग, ऐसे अंग जो समान कार्य के लिए उपयोजित हो जाने के कारण समान दिखाई देते हैं परंतु मूल रचना एवं भ्रूणीय परिवर्धन में भिन्न होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए तितली, पक्षियों तथा चमगादड़ के पंख उड़ने का कार्य करते हैं और देखने में एक समान लगते हैं परंतु इन सभी की उत्पत्ति अलग अलग ढंग से होती है। तितलियों के पंख की रचना शरीर भित्ति के भंज द्वारा, पक्षियों के पंख की रचना इनकी अग्रपादों पर पड़ों द्वारा, चमगादड़ के पंख की रचना हाथ की चार लंबी उंगलियों तथा धड़ के बीच फैली त्वचा से हुई है। अवशेषी अंग, ऐसे अंग जो जीवों के पूर्वजों में पूर्ण विकसित होते हैं परंतु वातावरणीय परिस्थितियों में बदलाव से इनका महत्व समाप्त हो जाने के कारण विकास क्रम में इनका क्रमिक लोप होने लगता है, अवशेषी अंग कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कर्ण, पल्लव, त्वचा के बाल, बर्निफोर अपेंडिक्स आदि। नोट, मनुष्य में लगभग 100 अवशेषी अंग पाए जाते हैं। सर्वप्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया थे। पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। जल स्थल चल जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है जबकि स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास सरीसृपों से हुआ है। जीवाश्म, अनेक ऐसे प्राचीनकालीन जीवों एवं पादपों के अवशेष जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान थे परंतु बाद में समाप्त अर्थात विलुप्त हो गए, भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं। उन्हें
जीवाश्म कहते हैं एवं इनके अध्ययन को जीवाश्म विज्ञान कहते हैं। जैव विकास के सिद्धांत। जैव विकास के संबंध में अनेक सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, जिसमें लेमार्कवाद, डार्विनवाद एवं उत्परिवर्तनवाद प्रमुख हैं। पहला है लेमार्कवाद। लेमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तनों का सीधा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण जीवों में विभिन्न अंगों का उपयोग घटता बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक एवं कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार से जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, जिसके फलस्वरूप नई नई जातियाँ बन जाती हैं। उदाहरण के लिए जिराफ का गर्दन का लंबा होना। उपार्जित लक्षणों का अध्ययन टोंटोलॉजी कहलाता है। दूसरा है डार्विनवाद। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पूर्वावशेष का महानतम अन्वेषक कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन ने 1831 ईस्वी में बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज पर पूरे विश्व का भ्रमण किया। डार्विनवाद के अनुसार सभी जीवों की प्रचुर संतानोत्पत्ति की क्षमता होती है, अतः अधिक आबादी के कारण प्रत्येक जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु दूसरे जीवों से जीवन पर्यंत संघर्ष करना पड़ता है। ये संघर्ष सजातीय, अंतर्जातीय तथा पर्यावरणीय होते हैं। दो सजातीय जीव आपस में बिल्कुल समान नहीं होते। ये भिन्नताएं इनके जनकों में से वंशानुक्रम में मिलते हैं। कुछ भिन्नताएं जीवन संघर्ष के लिए लाभदायक होती हैं, जबकि कुछ अन्य हानिकारक होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं वातावरणीय दशाओं के अनुकूल होने पर वे बहुमुखी जीवन संघर्ष में सफल होते हैं। उपयोगी विभिन्नताएं पीढ़ी दर पीढ़ी इकट्ठी होती रहती है और काफ़ी समय बाद उत्पन्न जीवधारियों के लक्षण मूल जीवधारियों से इतने भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति बन जाती है। नव डार्विनवाद। डार्विन के पश्चात इनके समर्थकों द्वारा डार्विनवाद को जीनवाद के ढांचे में ढाल दिया गया, जिसे नव डार्विनवाद कहा जाता है। इसके अनुसार किसी जाति पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव पड़ता है, जिससे इस जाति से नई जाति का बन जाती है। ये कारक है विविधता, उत्परिवर्तन, प्राकृतिक वर्ण, जनन। इस प्रकार नव डार्विनवाद के अनुसार जीन में साधारण परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप जीवों की नई जातियां बनती हैं, जिनमें जीन परिवर्तन के कारण भिन्नताएं बढ़ जाती हैं। तीसरा उत्परिवर्तनवाद। यह सिद्धांत उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत वस्तुतः ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा प्रतिपादित किया गया है। सिद्धांत के 5 प्रमुख तथ्य निम्नवत हैं। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत पहला है कि नई जीव जातियों की उत्पत्ति लक्षणों में छोटी छोटी एवं स्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप नहीं होती हैं, बल्कि यह उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। दूसरा है कि इस प्रकार से उत्पन्न जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक कहलाता है। यह उत्परिवर्तित लक्षण के लिए शुद्ध नस्ल का होता है। तीसरा है कि उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं। ये किसी एक अंग विशेष में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन्न हो सकते हैं। चौथा है कि सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है। पांचवा है कि जाति के विभिन्न सदस्यों में उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न हो सकते हैं। छठा है कि उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप अचानक ऐसे जीवधारी उत्पन्न हो जाते हैं जो जनक से इतने अधिक भिन्न हो जाते हैं कि एक नई जाति माना जाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधारित परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाते हैं, यानी जीन के अंदर ही परिवर्तन जब होता है तो उसको उत्परिवर्तन कहा जाता है।